इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे। उसके लिए हम पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करने से पहले हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करते हैं। विल डिस्कस अबाउट पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी, आपको हम सबसे पहले +1 में ले चलते हैं। छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा कि यदि आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, ओके, उसको आपने ज़मीन पर रखा है। ऐसे कोई ऑब्जेक्ट है जिसका कोई मास m है, राइट। द वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, ओके, दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ फोर्स। यदि अब आप क्या करते हैं कि इस फोर्स के अगेंस्ट, इस ग्रेविटेशन फोर्स के अगेंस्ट यदि आप एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाते हैं और इस ऑब्जेक्ट को आप एक सर्टेन हाइट h के ऊपर ले जाते हैं, राइट, बट विल हैपन देन, तो कुछ काम होता है और वो होगा फोर्स इनटू दिस डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज इक्वल टू mgh, राइट। ना दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। अब ऐसा करते हैं कि यदि आप यहाँ से इस पार्टिकल को ड्रॉप कर देते हैं तो क्या होगा? होल दिस पोटेंशियल एनर्जी will convert into kinetic energy of the same particle of mass m, and it will come down with certain velocity b, and this kinetic energy possessed by the particle in this situation will be equal to the potential energy. This is all you have studied in the 10+1. ये सब आपने +1 में पढ़ रखा है। एक हम आपको और एग्जाम्पल के साथ करते हैं। इसके साथ इस कंसेप्ट को समझने के लिए एक दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। आपने ये देखा है कि एक स्प्रिंग सिस्टम है। ये देखिए, इस तरीके से एक स्प्रिंग है जिसकी अपनी कोई लेंथ L है और उसके साथ आपने एक मास अटैच कर रखा है। दिस इज सर्टेन मास n। अब आप उसको क्या करते हैं? एक्सपैंड करते हैं बाय सर्टेन फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स आप लगाते हैं उसके ऊपर, और ये जो एक्सटर्नल फोर्स होता है ये रिस्टोरिंग फोर्स के ऑपोजिट होता है। बट विल हैपन, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो 1/2 kx² की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। एक दूसरा एग्जांपल आपके साथ करते हैं कि यदि आप इस सिस्टम को कंप्रेस कर देते हैं, आपका मास जो है वो इस पोजीशन पर आ जाता है, देन एक्सटर्नल फोर्स विल एक्ट in this direction, okay, and a restoring force will act in this direction, okay. In the same case पोटेंशियल एनर्जी फिर कैसे स्टोर हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग की फॉर्म में 1/2 kx²। अब आप चाहे सिस्टम को एक्सपेंड करते हैं, चाहे आप सिस्टम को कंप्रेस करते हैं, तो जो एनर्जी है, जो रेस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट आप एक्स्ट्रा फोर्स लगाते हैं, उससे जो वर्क होता है वो सारा किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। अब आप यदि इस पॉइंट से मास को छोड़ते हो या इस पॉइंट से मास को छोड़ते हैं तो क्या करेगा वो? उसकी जो सारी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। इन दोनों केसेस में हमें आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा सिस्टम जिसमें पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, इट विल रिमेन कंजर्व। वन फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है वो अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज द essential condition for a force to be conservative। तो ये जो फोर्स होगा वो कंजर्वेटिव होगा। इसके बाद यदि हम चलें, एक मैं आपको और उदाहरण देता हूँ। छोटे क्लास में आपने एक और पढ़ा होगा कि एक जो तीरंदाज होता है, आप देखते भी हैं सीरियल्स में, आपने देखा होगा कि जो तीरंदाज जो होता है वो क्या करता है, वो अपना जो तीर होता है ना उसको काफ़ी पीछे की ओर खींचता है, ऐसे किया, और जितना वो जोर से वो पीछे की ओर खींचता है उतना ही तीर छोड़ने के बाद दूर जाता है। अब उसका जो रस्सी है, उसकी जो ओरिजिनल लोकेशन है वो इस पॉइंट के ऊपर है। हम इसको दोबारा बनाते हैं। यहाँ से वो इस डिस्टेंस से वो पीछे की ओर खींचता है अगेंस्ट इट्स रिस्टोरिंग फोर्स। तो ये सारी जो एनर्जी होती है, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट आप एक्स्ट्रा फोर्स लगाते हैं,
वो भी किस फॉर्म में एनर्जी कंजर्व हो जाती है? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। और जब आप तीर को छोड़ते हैं तो वही पोटेंशियल एनर्जी है जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। सो दिस इज द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी if it is constant as marked in equation number 1. This is the condition of the conservative force. Okay, this force will be conservative. अब आपको एक और एग्जांपल देते हैं। आपने जो 10+1 में और चीज़ पढ़ रखी है कि यदि आपके पास दो मास होते हैं, जैसे आपने एक मास ये ले लिया m1, दूसरा आपने एक मास ले लिया m2, और इनका जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम वन सेंटर टू अनदर सेंटर होगा। और ये जो दोनों मासेस हैं, किसी एक यदि r डिस्टेंस से सेपरेट है, व्हाट विल हैपन देन? जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू मासेस होगा, कोई सम कांस्टेंट, जैसे ग्रेविटेशन कांस्टेंट मैं इसको बोल देता हूँ, ये m1 हो जाएगा, ये m2 हो जाएगा, और ये स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू हो जाएगा। So this force between the two masses follows the inverse square dependence. This is another condition for the force to be conservative. And the force will act between the two masses is from one center to another center. This is third condition for the force to be conservative. अब हमारा जो चैप्टर है वो मासेस के लिए नहीं है, वो हम चार्जेस के लिए पढ़ेंगे। अब हम चार्जेस के लिए इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हैं कि यदि इन प्लेस ऑफ मासेस, आप इन मासेस की जगह यदि चार्ज लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ चार्ज लेता हूँ, कोई Q1 है और यहाँ कोई चार्ज Q2 है, ये सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। और जो दोनों चार्जेस हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस r होगा वो होगा फ्रॉम वन सेंटर टू अनदर सेंटर। ये कंजर्वेटिव फोर्स की एक निशानी रहेगी। और इस केस में क्या होगा, आप मास को चार्ज से रिप्लेस कर दीजिए, और यहाँ जो कांस्टेंट है वो चेंज हो जाएगा, k हो जाएगा। m1 की जगह आप Q1 लिख देंगे, m2 की जगह Q2 लिख देंगे, और स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस वो वैसे का वैसा ही रहेगा। तो मैं इसको फिर लिख सकता हूँ, k 1/4π0, ये आपको पहले बता रखा है, k इज इक्वल टू 1/4π0। एप्सिलॉन जीरो इस बात की सूचना है कि जो दो चार्जेस के बीच का मीडियम है वो कौन सा है। और यदि दोनों चार्ज फिक्स हैं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि F is inversely proportional to the square of the distance between the two charges. This is another condition for the force to be conservative. Okay. अब यदि आपने, और फिर आपको वापस हम रिकॉल कराते हैं कि यदि आपके पास फोर्स का नॉलेज है, हमारा जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, तो जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है हम उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं कि यदि आपके पास फोर्स है, यू नो समथिंग अबाउट फोर्स, मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर देता हूँ और इसको इक्वेशन नंबर 3 मार्क कर देता हूँ। जरा आप देखिए, आप फोर्स को जब डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, वर्क डन, दिस इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। इफ इट इज एक्टिंग अगेंस्ट सम रिस्टोरिंग फोर्स, देन G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर इंटू, मैं डिस्प्लेसमेंट को भी r ही ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, G m1 m2 ओवर r। इसी सेंस के ऊपर आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। अब आपको ये बहुत आसान लगेगा कि जब आपका अप्लाइड फोर्स एग्जिस्टिंग फोर्स के ऑपोजिट काम करता है तो वो सारी एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। तो अब जैसे ये वाला पार्ट जो है, ये एनर्जी जो है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इफ दिस इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो यदि मैं इक्वेशन नंबर 3 से करूं, इक्वेशन नंबर 3 मल्टीप्लाइड बाय सम r, व्हाट विल हैपन देन? आपकी जो बन जाएगी वो ये बन जाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। दिस विल बी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, बन जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। मैं इसको UE से लिख दूंगा और ये बन जाएगा कांस्टेंट। आप इक्वेशन नंबर 3 पर थोड़ा ध्यान दीजिए, Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर को किसी एक में डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, r के साथ r कैंसिल हो जाएगा। इसकी कुछ फॉर्म ऐसा होना चाहिए, K Q1 Q2 अपॉन r।
So I will mark this as equation number 4 and this as equation number 5. दिस जस्ट रफ आइडिया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कैसा होना चाहिए। अब इसको हम इसका मैथमेटिकल सेंस में लिखने की कोशिश करेंगे। जो घटना घटेगी उसका हम एक मैथमेटिकल लैंग्वेज के रूप में डेवलप करेंगे और आपको बहुत सुंदर फिजिक्स इसमें नज़र आएगा। इसके लिए हम आपको अगले पेज पर लेके चलते हैं। ओके, इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक कोई चार्ज लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ कोई एक चार्ज है and this charge is called it is a positive charge, is located at this point. I will mark it as a capital Q, and the another charge you are bringing it from somewhere, वो कोई आप यहाँ से लेकर आ रहे हैं। this is some Q0 and you are bringing it to some point P, like it is coming from some point R, correct? Okay, so this charge will be so small. This charge, as you have studied in the electric field also, this charge is very small. It's very small. Okay, कंडीशन क्या रहना चाहिए, ये इतना छोटा होना चाहिए कि ये इसकी जो पोजीशन है उसको ये डिसलोकेट ना कर सके, इसको यहाँ से ये हिला नहीं सके। एक बात ऐसी हो सकती है कि यदि इनफाइनेटेसिमली स्मॉल होगा तब इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। फिर ऐसा हो सकता है कि यदि कभी इसका फाइनाइट साइज भी हो सकता है, इट माइट बी ऑफ फाइनाइट साइज। ओके, सो देन यू मस्ट हैव सम unpredictable force that is acting over this charge to keep it in the same situation. आपके पास इसके ऊपर कोई आप अनइमेजिन्ड फोर्स आप कंसिडर कर सकते हैं जिसकी वजह से ये फिर अपनी जगह से डिसलोकेट नहीं होगा। इट विल बी वेरी एसेंशियल। कंडीशन है कि ये अनडिस्टर्ब्ड रहना चाहिए, इट शुड रिमेन अनडिस्टर्ब्ड। ओके, सो बाय सम अनस्पेसिफाइड फोर्स, maybe by some unspecified force. Okay, if this small is if this charge, test charge, is of finite size. Okay, what will happen now? अब आपने जो ऑलरेडी पढ़ रखा है हम उसके बारे में थोड़ी सी आपके साथ बात करते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए कि आप क्या कर रहे हैं कि आप एक चार्ज को किसी R पॉइंट से टेस्ट चार्ज को किसी you are coming to this location R to some point between P and R, तो उससे क्या होने वाला है कि both of these charges are positive as Q and Q is greater than 0. What does this mean? Both the charges have same sign. Both charges have same sign, whether it is positive or negative. Okay, उससे क्या होने वाला है कि जब जो चार्ज है वो R से P की ओर आएगा, इट विल फील इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होगी। तो जब इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होगी वो होगी इस डायरेक्शन में। द चार्ज विल फील इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन इन द डायरेक्शन फ्रॉम P to R. सो दिस इज फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा और आप चार्ज को Q की ओर, सोर्स चार्ज की ओर जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रहा है, आप उसकी ओर लेके आ रहे हैं। Now how is this possible? If two forces are acting in the opposite direction, then the movement will not be possible. But you have to do actually at this point, आपको ऐसा करना है कि आपको उतना ही एक्स्ट्रा फोर्स लगाना है जिससे फोर्स ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंट प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स मस्ट बी इक्वल टू 0. बट दिस मीन्स कि जो एक्सटर्नल एजेंट जो फोर्स लगाएगा
it must be equal and opposite to electrostatic repulsive force. Now just see in the, I will mark it as equation number, I think it is 4 or 5, whatever it may be. इसमें आप ये देख रहे हैं कि जो राइट हैंड साइड में है वो जीरो है. फोर एक्सटर्नल फोर्स प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू जीरो. व्हाट डज दिस मीन? इसका जो नेट फोर्स आ रहा है वो जीरो आ रहा है. इसका मतलब क्या हुआ? देयर इज नो एक्सेलरेशन. दिस मीन्स, इसका मतलब ये होगा टेस्ट चार्ज must reach the source charge with a very slow speed. वो बहुत स्लो स्पीड से आना चाहिए. ओके, राइट? So that its net acceleration must be equal to zero. So there are two kind of work done होंगे. इसमें दो situations पैदा होंगी. In this situation, there are two kind of work done. Work done because of the electrostatic repulsive force, and work done because of the external force. So well, I would like to mark that work done by external force is equal to the negative of work done due to electrical force, right? Okay, I will mark it as equation number 6. Okay, so it could be written as कि जो वर्क हो रहा है जब एक चार्ज, टेस्ट चार्ज जो R से लेके P पॉइंट की ओर आ रहा है, तो जो एक्सटर्नल फोर्स है वो इस तरीके से हम उसको इंटीग्रेशन से लिख देंगे. R से P की ओर आ रहा है, और force due to external field, external agent, and this is the displacement. Okay, so now here force and displacement both are in the same direction, so this work done will be positive. Okay, and in the second case, work done due to repulsive force, charge is coming from R to a point P, so इसमें force कौन सा होगा? Electrostatic force, and this is the displacement, right? So the magnitude of both of these forces are same as it is marked in equation number, I will mark it as 6 prime या 5 prime, हम इसको रख सकते हैं. And here the force and displacement both are in the opposite direction. So देखिए इसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इस डायरेक्शन में है, और R और P का जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में है. तो दोनों के बीच में यहाँ एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री. सो इसमें इसलिए इनके बीच का जो वर्क डन है वो हो जाएगा नेगेटिव. दैट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द इक्वेशन नंबर 6, राइट? नाउ हमारा जो आर्टिकल है, जो हमारी बातचीत चल रही है, वो हमने निकालना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट क्या है, वो पैदा कैसे होता है. आप जानते हैं कि जो वर्क और एनर्जी के यूनिट तो सेम होते हैं, पर जो आप फोर्स लगा रहे हैं वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कैसे होता है. दिस इज द पॉइंट टू बी डिस्कस्ड अबाउट. आप देखिए कि मैं इस डायग्राम को दोबारा यदि फिर से बनाने की कोशिश करूं आपकी सुविधा के लिए, तो ये वाला हो गया सोर्स चार्ज Q. यदि आप एक सोर्स चार्ज लेते हैं तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में पढ़ रखा है कि जब आप एक सोर्स चार्ज कंसिडर करते हैं या किसी भी चार्ज को आप कंसिडर करते हैं तो उसके किनारे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं, और जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती है उनकी इंटेंसिटी ये डिसाइड करती है कि वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है. एक इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट क्रिएट होता है. अब जब आप कहीं से भी एक चार्ज, जो टेस्ट चार्ज है, वो इसके सराउंडिंग में लाते हो, then this charge will have the potential energy. Okay, so a particle
at any point must possesses a certain amount of electrostatic potential energy. जो जब कभी आप यहाँ आएंगे, चार्ज को लेकर आएंगे, तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इसके अराउंड किसी भी पॉइंट के ऊपर आप फील करेंगे. सो ये जो आप फॉर एग्जांपल कि यहाँ आपका चार्ज जो है आर पॉइंट के ऊपर है, एंड आफ्टर सम टाइम यू विल रीच टू द पॉइंट पी. इट विल हैपन देन the potential energy of the system, but will happen to this, it is equal to the change in potential energy. जो potential energy एक difference create हो जाएगा जब आपका जो चार्ज है, टेस्ट चार्ज है, आर से पी की ओर आएगा. सो आई विल मार्क इट एज डेल्टा यू, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. As the R will decrease, so the potential energy will increase. So this is final minus initial potential energy at point P minus potential energy at point R. Okay, so this could be written as the work done in bringing the charge from R to the point P. Okay, now we will first go to the another page. Okay, so important comments that can be made from here. Important अब हम एक इम्पॉर्टेंट जो रिजल्ट्स हैं जो यहाँ से आ सकते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं. हमने ये देखा कि जब आपके पास जो चार्ज है इस सोर्स चार्ज की ओर आप लेके आ रहे हैं आर टू ए सर्टेन पॉइंट पी, राइट. सो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आ रही है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में UP minus UR, and this is the work done in bringing the charge from R to a point P, right? So as the potential energy depends only on the final and initial points, okay, and is independent of the path, this is potential energy depends upon initial and final points, right, and is independent of path followed. It is independent of the path followed. This is the fundamental characteristics of conservative force. This is the fundamental characteristics of conservative force. So this concept of potential energy would not be meaningful if the work done is path dependent. ये मैं लिखना पसंद करूंगा. The concept of potential energy is meaningless if it is path dependent, right? Okay, so these are the conclusions to be drawn from here. So actual value of the potential energy. So now it's another point to be discussed. In electric environment around Q, I have said that, मैंने आपके साथ ये बात की है कि एक सोर्स चार्ज के किनारे हर जगह किसी एक टेस्ट चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी डिटरमिन हो सकती है, बट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट अराउंड द सोर्स चार्ज
could not be accurately measured. For that sake हम क्या करते हैं, we can add some arbitrary constant. हम इसमें कोई arbitrary constant add कर देते हैं, so that the difference between the two potential energy will not be disturbed. So मैं आप इसको इक्वेशन नंबर 7 लिख दीजिए, इसको हम लिख के बताते हैं कि जो डेल्टा यू है उसको आप ऐसे लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट पी प्लस सम कांस्टेंट माइनस potential energy at point R plus some constant, right? And then the difference between the two still remain the same, UP minus UR. So the single value of the potential energy, actually it is not physically significant, right? So it is only the difference of potential energy that is significance, that has some physical meaning. But actually we are here to discuss about the potential energy only and not a potential energy difference. So what to do for that sake? उसके लिए हम क्या करेंगे, आप देखिए कि जो डेल्टा यू है दिस इज इक्वल टू यू पी माइनस यू आर, एंड यू हैव स्टडीड, मैंने आपको पीछे एक इक्वेशन में बताया था कि जो पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, वो क्या होगी 1/4πε0, एंड दिस इज Q1 Q2 अपॉन R12 होगी. यदि आप Q1 और R12 के जो डिफरेंस है इसको यदि आप इनफाइनाइट कर देते हैं, बट विल हैपन देन पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट R will turn down to 0, and this difference in potential energy will become only the potential energy at point P. That is what we have to do. अब हमको यही करना है. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम ये कंसिडर करते हैं कि जो आपका ये सोर्स चार्ज है, ओके क्यों, अब आप कहाँ से ला रहे थे, कोई अननोन पॉइंट था आपके पास R, राइट, और आप अपने टेस्ट चार्ज को P पॉइंट तक लेके आ रहे थे, राइट. ये वो वाला पॉइंट है जहां आप पोटेंशियल एनर्जी को डिटरमिन करना चाहते थे, पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते थे, पर पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू किसी फिक्स पॉइंट के ऊपर कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, राइट. तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, जो फिजिकली सिग्निफिकेंट नहीं है, हमें डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी दैट हैज इट्स मीनिंग. तो हमने एक्चुअली क्या किया, हम ये कंसिडर करेंगे हमेशा के लिए कि हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है पोटेंशियल एनर्जी को डिटरमिन करने के लिए, हमें कंसिडर करेंगे कि आपका जो टेस्ट चार्ज है उसका जो इनिशियल पॉइंट है वो क्या है, इन्फिनिटी. इन दिस केस इफ यू विल टेक R as infinity then UR will turn down to 0. So from equation number I will mark it as 8. दूसरा एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ आपको ये सीखना है कि इसमें जो आपका एक्सटर्नल फोर्स है, जो एक्सटर्नल फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहा है. इसलिए जो ये वर्क डन है, ये वर्क डन जो है वो किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा. जैसे मैंने आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के उदाहरण दिए थे, इसलिए मैं इसको लिख सकता हूँ कि ये जो वर्क डन है दिस एज, मैं यहाँ लिखना पसंद करूँगा कि एज एक्सटर्नल फोर्स to bring the charge from infinity to P is acting against electrostatic रिपल्सिव फोर्स. ये रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहा है. एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स. देयरफॉर वर्क डन in bringing the charge from infinity to a point P will store as potential energy of the charge
एट पॉइंट P। ओके, तो अब आपका जो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है वो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी रह चुका है। तो आप ये लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट P is just is equal to UP only as UR is equal to 0 for R tends to infinity, right? So now I would like to make the remarks of this definition of potential energy। अब क्या होना चाहिए, वो concluding जो पूरे इंट्रोडक्शन का पार्ट है इसको हम लिखना पसंद करेंगे। डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी अब क्या होगा। अब आपको ये सब वही लिखना है जो आपने अभी तक किया और समझा है। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज क्यू एट ए पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज क्यू एट ए पॉइंट, right, in presence of the field, in presence of the field due to, ये फील्ड कौन क्रिएट करेगा, सिंगल चार्ज भी हो सकता है या एनी चार्ज कन्फिग्रेशन, किसी भी तरीके का कन्फिग्रेशन है जो फील्ड क्रिएट किया हुआ है, due to any charge configuration, okay, is the work done, is the work done इसका by external force, work done by external force which is equal work done by external force which is equal and opposite, which is equal and opposite to the electric force, to the electric force in bringing the charge Q from the charge Q from infinity to that point, ओके। इसके एक पिक्चर के रूप में आप ये देख सकते हैं कि जब आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालना होता है तो उसको हम करते कैसे हैं कि वहाँ एक सिंगल चार्ज भी हो सकता है Q, और कलेक्शन ऑफ चार्जेस भी हो सकती है, सिस्टम ऑफ चार्जेस भी हो सकते हैं। अब इस डेफिनेशन का पिक्चर से समझते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली क्या चीज़ है, ये जो चार्जेस यहाँ, नंबर ऑफ चार्जेस यहाँ फॉर एग्जांपल है, ये यहाँ अपने एक इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे। अब आप क्या कर रहे हैं, आप एक चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं। अब मैं इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सब कुछ बोलने जा रहा हूँ। आप कहाँ से ला रहे हैं चार्ज को, इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट, इन्फिनिटी से किसी P पॉइंट पर लेके आ रहे हैं, और किसकी हेल्प से लेके आ रहे हैं, बाय अप्लाइंग सम एक्सटर्नल फोर्स, ओके। और ये जो एक्सटर्नल फोर्स है ये इक्वल और ऑपोजिट होना चाहिए इलेक्ट्रिकल फोर्स से, राइट, इक्वल और ऑपोजिट होना चाहिए इलेक्ट्रिकल फोर्स से। अब इसको यहाँ तक लाने का के लिए जितना आपको काम करना पड़ेगा वो ही क्या होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक potential energy। I hope that every one of you might have understood this. Thank you.